नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तैयार हो जाइए एक पेन और नोटबुक के साथ। जो भी इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हें नोट डाउन भी करते रहिए। वैसे तो सभी प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये कभी ना कभी पिछली परीक्षाओं में टेट वगैरह की पूछे गए हैं। तो आप जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर उनके लिंक भी शेयर किए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का 176वां प्रश्न। हर वीडियो में आपको 25-25 प्रश्न मिलेंगे, तो आज भी 25 प्रश्न हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें बताना है, इसमें से एक युग्म गलत दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है अधिगम का चिन्ह, ये टॉल मैन का सिद्धांत है। बी है अधिगम का क्षेत्र, ये लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत है। सी है सामाजिक अधिगम, ये ब्रूनर का सिद्धांत है। और चौथा है प्रयत्न त्रुटि, ये थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। तो इसमें से हमें गलत जो युग्म है वो बताना है। इसका जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम ब्रूनर सिद्धांत। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ब्रूनर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने क्या दिया था, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी थी। ब्रूनर का ध्यान रखिएगा, ब्रूनर ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं दिया बल्कि डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी, जिसे हिंदी में हम अनुसंधानात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये ब्रूनर का न होकर किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है। तो आपको इसी क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और पता चल गई कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का, और ब्रूनर का है अनुसंधानात्मक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा ने अपने जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसमें बताया है कि लोग दूसरों को देखकर उनका अवलोकन जब करते हैं और उनका जब व्यवहार देखते हैं दूसरे लोगों का, तो इसी तरह से बच्चे भी दूसरों का व्यवहार देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो उन्हीं के व्यवहार का जैसा वो अनुकरण करते हैं, उन्हीं से वो चीज़ें सीखते हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चों को पहले से ही कोई अनुभव नहीं होता है, देखिए, न कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव से। तो उन्होंने यही बताया कि बच्चे अपने से दूसरों का जब व्यवहार देखते हैं, बड़ों का या जो भी परिवार में सदस्य होते हैं या समाज में जिनको देखते हैं वो, तो उन्हीं के व्यवहार के साथ साथ वो वैसा ही व्यवहार सीखते हैं और उन्हीं का जैसा अनुकरण करते हैं। और बच्चों के पास कोई पहले से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है, तो वो सामाजिक जो समाज होता है, इसीलिए उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उसी से संबंधित इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा का ये अधिगम सिद्धांत है कि बच्चे समाज से ज़्यादा सीखते हैं। बंडूरा के अनुसार सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें ध्यान देना, याद रखना, नकल करना और प्रेरित होना शामिल है। तो बच्चे दूसरों की क्या करते हैं, नकल करना बहुत जल्दी सीखते हैं वो, और उन्हीं चीज़ों को याद भी रखते हैं। और इसे अनुकरण अधिगम, प्रतिरूप अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम भी कहा जाता है, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, ये है अल्बर्ट बंडूरा का। 177वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? मतलब बच्चे जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसमें से कौन सी जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान। क्योंकि व्याख्यान विधि में देखिए, केवल जो शिक्षक
होते हैं वो ही व्याख्या देते रहते हैं और बच्चे केवल निष्क्रिय रूप से सुनते रहते हैं क्लास में। तो इसमें जो सक्रिय होते हैं वो शिक्षक होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, वो केवल टीचर को जो बोलते हैं टीचर उसे ही सुनते रहते हैं व्याख्यान विधि में। लेकिन देखिए इसके अपोजिट जनतांत्रिक जो शिक्षण नीति है उसमें अन्वेषण, बच्चे उसमें बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। कोई योजना अगर बनानी है तो उसमें भी बच्चे सक्रिय हैं और मस्तिष्क उद्वेलन, अगर कोई बच्चों को पहेली वगैरह का कोई सोचने की चीज़ें या कोई चीज़ उन्हें दे दी जाए समस्या, तो उसमें उनके मस्तिष्क का भी प्रयोग रहता है, वो सक्रिय रहते हैं। तो इसमें व्याख्यान बिल्कुल सही है, जो कि जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। 68वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन, मौन। तो इसमें से जो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक कथन। इसके अलावा शिक्षक कथन रहता है क्लास में, उसमें वो अंतःक्रिया विश्लेषण रहता है, छात्र कथन भी रहता है इसमें, और एक समय ऐसा होता है कि जब क्लास में मौन की स्थिति भी बनती है। लेकिन क्लास में अभिभावक तो नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 178वां प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक ए है पेवलोव, हल, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। 179, एक बच्चा है जो काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। तो बच्चे अक्सर ऐसा होता भी है कि छोटे बच्चे अगर कोई काली गाय है या काला कुत्ता है और काली वस्तुएं हैं तो उसे देखकर वो डरते हैं। तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, ऑप्शन देखिए, अनुक्रिया सामान्यीकरण, बी है अनुक्रिया अनुक्रिया ही होगा ये, सी है उद्दीपक सामान्यीकरण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्योंकि बच्चे के लिए अगर कोई भी चीज़ काले रंग का है, कोई भी चीज़, उद्दीपक का क्या कर दिया है, सामान्यीकरण। वो सभी के लिए अगर कोई काली चीज़ है जिससे वो बच्चा डर रहा है तो वो कोई भी काली चीज़ होगी उसी से वो डरना शुरू कर देगा। तो इसमें उद्दीपक का सामान्यीकरण हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 180 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। बाल्यावस्था की विशेषता जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा की कमी। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो हर एक चीज़ में आपसे 50 प्रश्न लगभग पूछ सकते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे चलता है। तो इस तरह से उनकी जिज्ञासा कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती ही जाती है। 181 नंबर का प्रश्न है, अभिसारी एवं अपसारी चिंतन किसने दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार मैं पिछली वीडियोज में बता चुकी हूँ कि अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है, तो आप इसे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ऑप्शन देखिए, गार्डनर, टर्मन, आशुबेल, गिलफोर्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिलफोर्ड ने दिया है अपसारी और अभिसारी चिंतन। 182 नंबर का प्रश्न, BRC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ब्लॉक रिपोर्ट कोऑर्डिनेटर, बी है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, सी है बेसिक रिसोर्स सेंटर और डी है बेसिक रिपोर्ट सेंटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। BRC का अर्थ है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। यह एक सरकारी पद है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है।
बीआरसी का मुख्य कार्य शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षण सामग्री वितरित करना और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना है। तो इसका मुख्य कार्य भी देख लीजिए आप कि बीआरसी का मुख्य कार्य क्या है। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। 183 नंबर का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ भारत में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह दस्तावेज एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है। तो एनसीएफ को कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी। और इसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन और शिक्षा के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। 184 नंबर का प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी, हुमायूं कबीर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। वे एक क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी थे, विद्वान और शिक्षाविद थे। सन 1947 से 1958 तक भारत के वे शिक्षा मंत्री रहे थे। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो तब से 1958 तक वे शिक्षा मंत्री रहे भारत के, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनमें क्या था? जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा में समानता और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल करना था। 185 नंबर का प्रश्न देखिए, स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीएसएसई या जिसे शाला सिद्धि भी कहा जाता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शाला, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाला सिद्धि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न भी आ जाता है। ऑप्शन है, स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना, सभी स्कूली छात्रों के लिए मानकीकृत परीक्षण आयोजित करना। सी ऑप्शन है, स्कूलों को स्व मूल्यांकन के माध्यम से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। स्वयं, जिसमें स्कूल अपना जो भी बच्चों को सिखाते हैं उसका वो स्वयं से ही मूल्यांकन कर सके। डी है, खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो शाला सिद्धि का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कूलों को स्व मूल्यांकन के माध्यम से, जिसमें स्कूल स्वयं ही अपना मूल्यांकन करें कि उन्होंने बच्चों को कितना सिखाया है, कैसा उन्होंने प्रदर्शन किया है बच्चों के समक्ष। तो ये चीज़ है शाला सिद्धि का प्रथम उद्देश्य। और इसमें हम शाला सिद्धि का जो दूसरा नाम है, इसमें एनपीएसएसई, इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे। कभी एग्ज़ाम में एनपीएसएसई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और कभी एनपीएसएसई का प्राथमिक उद्देश्य भी पूछा जाता है, और कभी शाला सिद्धि का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जाता है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा। एनपीएसएसई का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम ऑन, तो ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवोल्यूशन। तो इसे शाला सिद्धि भी कहा जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्कूलों को स्व मूल्यांकन के माध्यम से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना, जिससे कि स्वयं स्कूल ही अपना मूल्यांकन करे कि वो कितना ज़्यादा सार्थक हो चुके हैं, अपने जो भी बच्चों को सिखाया है उन्होंने कितना % वो सिखा चुके हैं, कितना और उन्होंने अपने प्रोग्राम को आगे और बढ़ाना है बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए। तो इस तरह से खुद ही उनको सक्षम बनाना इसका मूल उद्देश्य है। स्कूलों को अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करना है। एनपीएसएसई स्कूलों को विभिन्न पहलुओं जैसे कि शिक्षण अधिगम सामग्री, बुनियादी ढांचे और छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए
एक ढांचा प्रदान करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि शाला सिद्धि क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है और ये स्कूलों को किस तरह से तैयार करती है स्वमूल्यांकन करने के लिए। 186 नंबर का प्रश्न है, SAFAL सफल, इसका जो फुल फॉर्म है देखिए, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, छात्रों में क्या आकलन करता है, और इसी फुल फॉर्म में इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। देखिए, केवल सैद्धांतिक ज्ञान और रटना, तो इसीलिए आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। बी है कि मूल अवधारणाएं, ज्ञान का अनुप्रयोग और उच्च स्तरीय सोच कौशल का विकास। सी है शारीरिक फिटनेस और पाठ्येतर क्षमताएं। डी है केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद रखना। तो सबसे पहले तो आप जो जिसमें केवल है उसे कट कर दीजिए, क्योंकि केवल वाले जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। अब बी और सी है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूल अवधारणाएं, ज्ञान का अनुप्रयोग और उच्च स्तरीय सोच कौशल का विकास। ये इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। सफल छात्रों को केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद रखने के बजाय विषयों को, मूल अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। 187 नंबर का प्रश्न देखिए, टैगोर के दर्शन में निम्न कौन से दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है। तो टैगोर ने कौन कौन से दर्शनों को अपनाया था। ऑप्शन है यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, बी है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, सी है यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, डी है आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। तो टैगोर ने जिन दर्शनों का समर्थन किया था वो थे ऑप्शन नंबर बी, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। टैगोर के दर्शन में प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही वास्तविकता का मूल। टैगोर प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। वे मानते थे कि प्रकृति मनुष्य को आधार प्रदान करती है, आध्यात्मिक ज्ञान और आनंद प्रदान करती है। 188 नंबर का प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक थे। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। तो अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सबसे ज़्यादा समर्थन किया था ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 189 नंबर का जो प्रश्न है वो है, शिक्षा में पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ किया, किसने शुरू किया था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपिन ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने सन 1835 ईस्वी में अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से किया था। पाश्चात्य शिक्षा पर मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस नीति के तहत अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और पाश्चात्य विज्ञान, इतिहास और दर्शन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। 190 नंबर का प्रश्न, वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ कर तथा जारी रखता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके द्वारा हम किसी भी गतिविधि को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि हमें ये काम शुरू करना चाहिए और उसे आगे तक, उसके सफल होने तक हम उसे जारी रखना चाहते हैं। तो किसके द्वारा होता है ये चीज़, अभिवृत्ति के, अभिक्षमता के, मूल प्रवृत्ति के कारण या प्रेरणा के द्वारा। सही आंसर है, जब हमें किसी से प्रेरणा मिलती है तो हम किसी भी नए काम को, गतिविधि को शुरू करना चाहते हैं और उसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। 191 नंबर का प्रश्न है, बच्चे की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट करने वाला प्रथम पथ प्रदर्शक निम्न में से कौन था। रविंद्रनाथ टैगोर जी, पेस्टोलॉजी, अरस्तु या रूसो।
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। 192 नंबर का प्रश्न देखिए, समायोजन का प्रमुख लक्षण है धन, आदर्श चरित, संतुष्टि एवं सुख, ज्ञान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतुष्टि एवं सुख। तो समायोजन जब होता है समायोजन जब होता है तो तभी बच्चे को क्या मिलती है, या हमें मनुष्य को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है और उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो समायोजन का जो प्रमुख लक्षण है वो है संतुष्टि और सुख। 193, बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था जिसे कहते हैं उपनयन संस्कार, परिणय संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार किया जाता था जिसे ऑप्शन नंबर सी, प्रवज्जा संस्कार कहा जाता है। 194 नंबर का प्रश्न, समाज की नवीनतम मान्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्धारण के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग की, राधा कृष्णन आयोग की, कोठारी आयोग की, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। कोठारी आयोग की स्थापना देखिए 14 जुलाई 1964। कभी कभी ये वर्ष भी पूछा जाता है कि कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, 14 जुलाई 1964 को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। और इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सुधारों की इन्होंने सिफारिश भी की थी। 195 नंबर का प्रश्न, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रवृत्ति। तो किस चीज़ को हमें इग्नोर करना है अगर बच्चे को सिखाना है क्लास में? तो ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक की पृष्ठभूमि। उससे टीचर को कोई लेना देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अभिभावक क्या करते हैं बच्चे के। उसे समान रूप से, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षण विधि का यूज करना चाहिए। 196 नंबर का प्रश्न, डिसलेक्सिया संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। सही आंसर है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने संबंधी समस्या से। अब देखिए इसमें डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया ये किससे, ये है लिखने संबंधी समस्या से। जब लिखने संबंधी समस्या होती है बच्चे को तो उसे बोला जाता है डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। और जो पढ़ने संबंधी होती है वो डिसलेक्सिया, अभी मैंने बताया। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होती है? डिसकैलकुलिया होती है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से। जब बच्चे को कुछ गणित में जो उसका जोड़ भाग गुणा वगैरह में समस्या आती है तो उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ये जो समस्या होती है उसे बोला जाता है डिसकैलकुलिया। अफेजिया या डिस्फेजिया ये होती है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से। 197 नंबर का प्रश्न है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए होते हैं ये, बी है दृष्टि बाधित विद्यार्थी जो देख नहीं सकते हैं, सी है अस्थि बाधित विद्यार्थी, और डी है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी। उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है और टेप रिकॉर्डिंग। 198 नंबर का प्रश्न, CWSN का अर्थ है? ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, डी है मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। सही आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है
चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, CWSN। 199 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन है स्मृति, बोध स्तर, चिंतन स्तर या वर्णन स्तर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि शिक्षण का स्तर नहीं है। इसके अलावा स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये सभी शिक्षण के स्तर हैं। 200 नंबर का प्रश्न, जो संबंध स्किनर का चूहों से और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। किससे था? बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वन मानुषों से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन मानुषों से। और कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था उसे अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये अधिकांश बड़े स्तर की जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर ये सिद्धांत लागू किया जाता है, जब बच्चे खुद से ही समझ से किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। बड़ी स्तर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें ये सिद्धांत काम करता है। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। मैं अगली वीडियो में फिर से 25 प्रश्न के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।